गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर होता है, लेकिन आर्टिकल 5, 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन 8, 9, 10 एंड 11 इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और यहाँ पे समझने का भी कुछ नहीं है ज़्यादा। फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आर्टिकल 5, 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट होता है। और 5 जो है आर्टिकल, ये बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिस टाइम में आ रहा था उस टाइम का सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हो। मतलब इस आर्टिकल का हिसाब से ऐसा एक आदमी जो उस टाइम में उसका डोमिसाइल था इंडिया का कुछ एक टेरिटरी में, और यहाँ पे और नहीं एन लगा, मतलब एन इंग्लिश में जो होता है एन बोला गया, मतलब इसका ये तो होना चाहिए आपका पास किसी एक इंडिया का किसी एक टेरिटरी का डोमिसाइल होना चाहिए। साथ में आपका जो है आप एक मतलब आपका बर्थ प्लेस इंडिया हो सकता है आर्टिकल 5 क्लॉज ए का हिसाब से। आर्टिकल 5 क्लॉज बी का हिसाब से यहाँ पे लेकिन और लगाया गया है, मतलब अब तो डोमिसाइल हो गया, नहीं तो डोमिसाइल का साथ साथ में आपका बर्थ प्लेस इंडिया हो सकता है। 2 नंबर में आपका ईडर ऑफ द पेरेंट्स, मतलब कोई भी एक पेरेंट्स जो है इंडियन हो सकता है, मतलब इंडियन होने से भी चलेगा। मतलब आपका बर्थ तो इंडिया में नहीं हुआ, मतलब आपका बर्थ इंडिया का बाहर हुआ था, लेकिन आपका पेरेंट जो है कोई भी एक पेरेंट इंडिया का है। और आर्टिकल 5 क्लॉज सी का हिसाब से आप जो है इस टाइम में, मतलब जिस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हो रहा था उस टाइम में, मतलब इसका 5 साल पहले से ही आप इंडिया का एक सिटीजन था, मतलब सिटीजन नहीं सॉरी रेसिडेंट था, मतलब इंडिया में एक रेसिडेंट था 5 साल पहले से। 5 साल नहीं तो इसका ज़्यादा भी हो सकता है। तब आप क्या कर सकते थे, इंडिया का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे इस आर्टिकल का हिसाब से। और यहाँ पे जो है डोमिसाइल जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये था सुंदर गोपाल वर्सेस सुंदर रजनी, सुंदर गोपाल वर्सेस सुंदर रजनी 2013। ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डोमिसाइल का मतलब जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ मतलब बर्थ प्लेस होना चाहिए इंडिया में। यहाँ पे बर्थ भी हो सकता है और जो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो सकता है। कैसे होगा मैं बताऊंगा। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बाय चॉइस हो सकते हैं, मतलब वो चॉइस का हिसाब से भी बन सकते हैं, मतलब डोमिसाइल हो सकता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब आप दूसरा मतलब बाहर में आपका बर्थ प्लेस बाहर हुआ था, मतलब किसी भी कारण, लेकिन आप जो है इंडिया का अप्लाई कर लिया, मतलब डोमिसाइल आपका इंडिया का हो सकता है। इस हिसाब से ये केस में जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। आर्टिकल 6 बात करता है कि ऐसा एक आदमी, ऐसा एक पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है और उसका पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 का हिसाब से इंडिया का है, इंडिया का रेसिडेंट था। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले आपको समझना है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझना है तो आपको पहले हिस्ट्री का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले फर्स्ट टाइम के लिए आया था 1858 में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अगर आपको समझना है तब आपको रेगुलेटिंग एक्ट को समझना है। रेगुलेटिंग एक्ट पहले आया था 1773 में, फर्स्ट टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा था। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है क्या करता था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ में इंडिया का मतलब जो है इंडिया मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली एक जो है मतलब शासन करने वाला बॉडी बनाता है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये क्या करता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको जो है कम्प्लीटली साइड कर देता है। और जो इंडिया का जो पावर है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, ये वाला पावर जो ब्रिटिश क्राउन का हाथ में जो है फॉरवर्ड करता है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये मतलब अकॉर्डिंगली पास होता है, और उसमें जो है इंडिया का जो है रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंगली बढ़ते जाता है। और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये लास्ट वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। उसका बाद में ब्रिटिश क्या करता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करता है लास्ट में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ये लास्ट वाला है। इस एक्ट का प्रोविजन हिसाब से मतलब अगर किसी भी एक पेरेंट्स, फादर मदर नहीं तो उसका ग्रैंड पेरेंट भी हो सकता है, इंडिया का है, तब वो क्या कर सकते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, लेकिन अगर वो माइग्रेट करता है पाकिस्तान से इंडिया, किस डेट का बात किया है यहाँ पे, 19 जुलाई 1948। इस डेट क्यों स्पेशल है, क्योंकि इस डेट में ही इंडिया में परमिट सिस्टम लागू किया गया था। परमिट सिस्टम का मतलब क्या है, पाकिस्तान और इंडिया का मतलब बीच में परमिट सिस्टम इशू लागू किया गया था। परमिट सिस्टम जैसे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट जाना है आपको तो परमिट सिस्टम लेना, इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। ये इनर लाइन परमिट और परमिट उस टाइम का परमिट सिस्टम डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान आने जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था। वो 1948 19 जुलाई इस डेट में परमिट सिस्टम इशू किया गया था। अगर उसका पहले ही कोई आ गया तो वो तो बन गया इंडिया का सिटीजन, मतलब पाकिस्तान से भी आ गया तब भी बन गया इंडिया का सिटीजन। और अगर इस डेट का बाद में आ रहा है, अगर मतलब 19 जुलाई 1948 का बाद में कोई आ रहा है
उसको क्या करना है, आना पड़ेगा, आके 6 महीना रहना है उसको। रहने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑथोराइज पर्सन है, ऑफिशियल है, उसका पास एप्लीकेशन देना है, और एप्लीकेशन देने के बाद वो सिटीजनशिप ले सकता था इंडिया का। ये हुआ मतलब आर्टिकल 6 का प्रोविज़न। आर्टिकल 7 का प्रोविज़न ये बात करता है कि अगर कोई आदमी इंडिया से पाकिस्तान चला गया 1 मार्च 1947 का पहले ही पाकिस्तान चला गया, मतलब उसको तो काट हो गया, मतलब वो जो सिटीजनशिप काट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविज़न और है, मतलब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पे एक प्रोविज़न है, वो भी ले सकता है सिटीजनशिप अगर वो एक परमिट सिस्टम के हिसाब से है, जो आर्टिकल 6 क्लॉज बी क्लॉज 2 का प्रोविज़न में बताया गया। आया, आके वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा गवर्नमेंट ऑथोराइज पर्सन में, और उसका बाद में 6 महीना रहेगा, रहने के बाद एप्लीकेशन देगा, तो वो क्या कर सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट होता है बस। आर्टिकल 7 में भी डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेट क्या है, 1 मार्च 1947, उसका पहले और इसका बाद का। पहले मतलब यहाँ से चला गया तो तब तो वो मतलब इसका मतलब क्या है, वो छोड़ दिया। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वही बात करता है, मतलब नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 8 बात करते हैं कि ऐसा कोई आदमी जो बाहर का मतलब बाहर में पैदा हुआ है, मतलब जो उसका बर्थ प्लेस बाहर है, इंडिया का बाहर तो है, लेकिन उसका कोई भी एक पेरेंट इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो मैंने अभी बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का हिसाब से है, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन सकता है कुछ लॉफुल प्रोविजंस का बाद, एज पर सम प्रोविजंस विच आर मेंशन इन द बैरेक्ट इन द आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस हिसाब से वो बन सकता है। लेकिन और आर्टिकल 6, 7, 8 डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 9 का हिसाब से क्या है, अगर आपने छोड़ दिया, मतलब वॉलंटियरली, मतलब इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ दिया, समझ जाएगा कब जाएगा, जब आप दूसरा स्टेट का सिटीजनशिप ले लिया, मतलब क्यों छोड़ दिया समझ जाएगा, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, इसीलिए उसको मतलब अगर आप दूसरा स्टेट का, दूसरा कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया, उसका मतलब इंडिया का सिटीजनशिप आपका कट जाएगा। उसका बाद में आर्टिकल 10 बेसिकली बात करता है, अगर इस हिसाब से आप सिटीजनशिप बन गया, तब आपको बाद में जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, इसका हिसाब से भी आप आपका सिटीजनशिप रहेगा, और आप सिटीजनशिप एज ए सिटीजन ट्राई किया गया, मतलब राइट्स का बारे में बात किया है। उसके बाद में आर्टिकल 11, ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि एक्चुअली दिस आर्टिकल एम्पावर द पार्लियामेंट टू पास एनी लॉज इन फ्यूचर फॉर द इशू लाइक सिटीजनशिप। और ये प्रोविज़न का हिसाब से, ये आर्टिकल का हिसाब से ही हम लोग का पास होता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसका जो प्रोविज़न है, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 अभी भी अप्लाई होता है। उसका जो प्रोविज़न है, यहाँ पे बहुत सी अमेंडमेंट भी हो गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और इसका प्रोविज़न का हिसाब से आप सिटीजनशिप कैसे ले सकता है, हम मेरा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट।